कभी कभी बिल के स्वीकारकर्ता द्वारा बिल की राशि का भुगतान उसकी देय तिथि से पहले कर दिया जाता है। उसकी देय तिथि से पहले कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बिल के लेखक द्वारा उसे समय से पूर्व भुगतान करने के कारण कुछ छूट प्रदान की जाती है जिसे इंग्लिश में लिखो बेटे, रिबेट कहा जाता है। जिसे रिबेट कहा जाता है। पूर्ण विराम। लिख लिया बेटे। रिबेट की गणना इस प्रकार है। अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय remaining term of bill upon (12 months) oblique 365 days। पहले आप इसको इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में भी बोल दूंगा। हालांकि आपको समझ में तो आ गया होगा बेटा। आप बता सकते हैं ये फॉर्मूला अपन ने एक बार पहले भी काम में लिया हुआ है, डिस्काउंट वाले में। बस वहां पे रिबेट की जगह मैंने क्या लिखा था बेटे, डिस्काउंट। मतलब क्यों एक जैसा फॉर्मूला क्यों बना? वहां पर ड्रॉअर बैंक से पैसा समय से पहले दे रहा था, यहाँ ड्रॉई स्वयं ड्रॉअर को क्या कर रहा है, समय से पहले पैसा दे रहा है। आज अगर मैं ड्रॉअर हूं और आप ड्रॉई हो तो मुझे आपसे पैसे कितने महीने बाद मिलने चाहिए थे? 3 महीने बाद। मान लीजिए 2 महीने की अवधि समाप्त हो जाती है और आप मेरे पास आते और ये कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपको पैसे दे सकता हूं। बताओ मना करूंगा कि आपको? हमारे आपसे बढ़िया आदमी तो दुनिया में मिलेगा ही नहीं मुझे। जो पैसे आप मुझे कितने महीने बाद देते? 3 महीने बाद। आप मुझे 2 महीने बाद देने आ गए। तो आपने कहा बढ़िया घटिया की आवश्यकता नहीं है, आपको हमें क्या देनी पड़ेगी? छूट, डिस्काउंट देना पड़ेगा। इस डिस्काउंट को अपन क्या नाम से जानते हैं? रिबेट। बेटा हालांकि ये रिबेट हो चाहे डिस्काउंट हो, इसके पीछे कोई भी जो कहानी छुपी है ना, वो केवल ब्याज से संबंधित कहानी छुपी है। क्योंकि ड्रॉई समय से पहले भुगतान दे रहा है, यानी उसके बैंक खाते में से पैसा जो 3 महीने बाद निकलता वो 2 महीने बाद निकल गया, तो उसे ब्याज का नुकसान हुआ ना। तो जो उसे नुकसान होगा वो आपसे रिकवर कर लेगा। बेटे बात समझ में आ गई है? तो इसी प्रकार से अपन क्या ज्ञात करते हैं? रिबेट। मान लो ए ने बी के ऊपर बिल जो लिखा था वो कितने का था? 10,000। और मान लीजिए रिबेट की दर कितनी है? 12। बिल था 3 महीने का और 1 माह पहले ही बिल का भुगतान कर दिया। 1 माह पहले ही, यानी कि 3 में से 2 महीने निकल गई ना, तो बकाया समय अवधि कितनी हो गई? 1 महीना। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट की राशि निकल कर आ गई वो हो गई 100 रुपए। आ गई बेटा बात समझ? लिखो ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में, ड्रॉअर तथा ड्रॉई की पुस्तकों में निम्न प्रविष्टि की जाती है। ड्रॉअर तथा ड्रॉई की पुस्तकों में निम्न प्रविष्टि की जाती है।
अच्छा, ड्रॉर को तो पैसा मिलेगा बेटा, तो ड्रॉर की बुक में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि ड्रॉर द्वारा रिबेट दी जाएगी यानी कि खर्चा होगा उसका, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ड्रॉई की बुक में एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और चूंकि उसे छूट मिलने वाली है उसके लिए इनकम हो जाएगी, इसलिए रिबेट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आगे बेटे बात समझ, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर, ड्रॉई की बुक में बीपी डेबिट टू बैंक टू रिबेट। बेटे लास्ट में जो बच्चे बैठे हैं व्हाइट शर्ट में, बेटा वो गेट पूरा बंद कर दो, वो एसी तो चल रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका गेट खुले होने से। इसको इसको पीछे कर, ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, अब अगर एंट्री तो आपको समझ में आ गई, बताइए ड्रॉर को ड्रॉइंग से 100 रुपए काटने के बाद कितने रुपए मिलेंगे, तो रिबेट का खर्चा कितना हो गया 100, और बिल कितने का था 10,000, वह बीपी का भुगतान कितना करेगा 10,000, और नकद में कितना करेगा 9,900, 100 रुपए का उसे क्या मिल जाएगा, रिबेट। आगे बेटे बात समझ, चलो अब तक हम लोगों ने बहुत सारी जर्नल एंट्री लिखी, समझने की कोशिश करी, अब मैं आपको मॉड्यूल से 2-3 इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, ठीक है बेटे। मॉड्यूल से जो हम लोग इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं उसको देखिएगा जरा। इलस्ट्रेशन नंबर पहला जो है वो आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड करवाऊंगा, सेकंड से शुरू करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर पहला बहुत बहुत आसान है, कर लोगे ना आप लोग, बहुत इजी है, आप पढ़ के देखो इतना आसान है। हम लोग शुरुआत करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड से। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर किस तरीके से एक ही बार में प्रश्न समझ में आ जाए और उसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से कर लें, इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि पूरे प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ो, देखिए ध्यान से। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 September 2019 फॉर रुपीज 1,06,000। विजय ने माल किसको बेचा बेटे, प्रीतम को, कितने रुपए का, 1,06,000। तो एक तो इसकी एंट्री होगी विजय की बुक में बेचने की, प्रीतम की बुक में खरीदने की। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल, प्रीतम ने जो बिल लिखा हुआ था उसके ऊपर वो स्वीकार कर लिया। कितने महीने का बेटा, 3 महीने का। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट बिल बी रिन्यूड फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ कितना मंथ्स, 2 months। जब 3 महीने की अवधि समाप्त हुई, विजय ने पैसे किससे मांगे होंगे, प्रीतम से। प्रीतम ने बोला सॉरी विजय, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, क्या तुम मेरे ऊपर एक नया बिल बना सकते हो, और वो है नया बिल 2 महीने का बना दीजिएगा। देखो बेटा विजय क्या बोलता है, विजय एग्री तो करता है, सहमति तो देता है, प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। विजय ने कहा नो प्रॉब्लम, पुराना वाला बिल कैंसिल कर दूंगा मैं, लेकिन तुम्हें 2 महीने का मुझे क्या देना पड़ेगा, ब्याज, और वो ब्याज तुम मुझे तुरंत नकद में दोगे, तुरंत दोगे। बात समझ आ गई। आगे देखो क्या लिखा है, टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीएबल, प्रीतम ने बोला नो प्रॉब्लम, मैं आपको तुरंत ब्याज दे दूंगा, आप मेरे ऊपर बिल बना दो, कितने महीने का, 2 महीने का। द सेकेंड बिल वॉज मैट ऑन ड्यू डेट। मैट का मतलब होता है, वैसे तो मैट का मतलब होता है किसी से मिला, किसी से मिलना, मीट मतलब मिलना, मैट मतलब मिला, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल कभी कभी सेंटेंसेस के दौरान किसी और उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। प्रीतम ने सेकंड बिल का भुगतान कर दिया, मैट मतलब भुगतान कर दिया। अपने को एंट्री किसकी बुक में मांगी है, विजय और प्रीतम की बुक में। शुरू करें बेटे, ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को हुआ है, देखो 1 September 2019। शुरू करो मेरे साथ, लिखो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। इन द बुक्स ऑफ विजय, और दूसरी पार्टी थी बेटा प्रीतम।
इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। माल किसने बेचा बेटे? विजय ने। कौन सी डेट को बेचा? 1 सितंबर। विजय की बुक में एंट्री बोलेंगे, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,06,000। तो बेटा प्रीतम की बुक में एंट्री क्या होगी? टू विजय। अब जो 2 दिन मैंने आपको ढेर सारी एंट्री लिखवाई ना बेटा, देखिए आपको एंट्री याद हुई कि नहीं हुई। पहली एंट्री समझ आ गई सबको? बिल कौन लिखेगा बेटे? विजय लिखेगा। कौन स्वीकार करेगा? प्रीतम। तो विजय के लिए हो जाएगा बिल रिसीवेबल और प्रीतम के लिए हो जाएगा बिल्स पेएबल। एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,00,000 और प्रीतम की बुक में एंट्री होगी विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1,06,000। आगे मेरी बात समझ? यह बिल कितने महीने की अवधि का था? 3 महीने। 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 2, 3, 4, 3 दिन जोड़ते हैं ना। 4 दिसंबर के दिन विजय को बिल के बदले पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन प्रीतम बोलता है सॉरी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। इसका मतलब पहला वाला बिल डिसऑनर हो गया ना बेटा। जब भी बिल डिसऑनर हो जाएगा हमें सबसे पहले पुराने वाले बिल को कैंसिल करने की एंट्री पास करेगी। क्या आपने को प्रश्न में कहीं पर भी नोटिंग चार्जेस के बारे में कुछ लिखा हुआ था क्या बेटा? नहीं लिखा था ना। हम विजय बनकर पैसा अभी भी किससे मांगेंगे? तो जिस व्यक्ति से पैसा मांगा जाएगा उसे डेटर बना देंगे बेटा, और जो बीआर नाम की संपत्ति डेबिट बैलेंस दिखा रही थी उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे बेटा। कितने रुपए का अमाउंट? 1,06,000। ओके। अब किसकी बुक में बीपी आया कैंसिल करना होगा? प्रीतम की बुक में। जो बीपी आपको क्रेडिट दिख रहा है उसे क्या कर दे और किसको लेनदार बना ले? विजय को। रिवर्स एंट्री हो गई बेटा 1,06,000। ठीक है। प्रीतम ने कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी पैसे नहीं है, मेरे पर 2 महीने का नया बिल बना दो। विजय ने कहा 2 महीने का हम तुमसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट। याद करो बेटा कल मैंने कहा था कि इंटरेस्ट का भुगतान चाहे नकद में हो और चाहे ना हो, हमेशा एंट्री सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करने की करनी होगी। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? किससे मिलेगा? तो जिससे मिलना है वह व्यक्ति हमारा डेटर बना बेटा। तो प्रीतम क्या हुआ? डेबिट। अच्छा विजय को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसकी इनकम हो गई ना, इसलिए विजय की बुक में इंटरेस्ट क्रेडिट। थ्योरी में लिखवाया था आपको मैंने कि ब्याज की गणना बकाया मांग राशि पर होगी। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय ब्याज की दर कितनी थी? 9%। और बिल कितने महीने का था? 2 महीने का। गणना करो देखें। एक 1,06,000 गुना 9% गुना 2 बटे 1,590। 1,590 रुपए का क्या निकल कर आया? ब्याज। प्रीतम के लिए यह ब्याज एक्सपेंस होगा कि इनकम? प्रीतम के लिए एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय, क्योंकि वो ब्याज किसको देगा? विजय को। 1590। आगे बेटे बात। क्या प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ था कि प्रीतम ने ब्याज का पैसा नकद में दे दिया था? हाँ लिखा था ना, इमीडिएटली इन कैश लिखा हुआ था बेटे। कौन सी डेट को कैश मिल गया विजय को? 4 दिसंबर को ही। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। किससे मिला पैसा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1590। ऑल क्लियर बेटा? और प्रीतम की बुक में एंट्री क्या होगी? विजय अकाउंट डेबिट टू कैश। हाउ मच? 1590। एम आई क्लियर बेटा? अब चूंकि अभी भी 1,06,000 मिलना बाकी है,
विजय प्रीतम के ऊपर नया बिल बनाएगा, जिसे प्रीतम ने क्या कर लिया बेटे, स्वीकार। तो प्रीतम की बुक्स में तो होगा बीपी और विजय की बुक में होगा बीआर। तो विजय की बुक में बीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000 और प्रीतम की बुक में विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 1,06,000। आगे बेटे बात समझ। अब यह बिल कितनी अवधि का था, 2 महीने, 4 दिसंबर से 4 जनवरी, 4 फरवरी, 5, 6, 7 दे तिथि में 3 दिन जोड़ने होते हैं। 7 फरवरी को प्रीतम ने पैसे दे दिए, बोल रहा था ना। सेकेंड बिल वॉज मैट ऑन ड्यू डेट। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि चाहे ड्यू डेट बोले और चाहे मैच्योरिटी डेट बोले, हमेशा अपने को कितना दिन ऐड करना है, 3 दिन। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितना रुपीज बेटा, 1,06,000। एम आई क्लियर बच्चा? अच्छा, प्रीतम क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपए, 1,06,000। बात समझ आ गई बेटा? इस प्रश्न में अपने को जरा सा भी कष्ट हुआ क्या, क्योंकि 2 कारण थे, एक्चुअली 3 कारण थे। 2 दिन से तो अपन लोग क्या करते जा रहे थे, एंट्री बनाते जा रहे हैं, एंट्री बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं। दूसरा, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ लिया था। और तीसरा, हम लोग को क्योंकि एंट्री बनाना आ गया, इसलिए हमें अटकने की जरूरत ही नहीं। ओके, फटाफट नोट करो इसे। हाँ, बना सकते हैं ना। ये तो मेरे पास जगह है बेटा, इसलिए मैंने आजू बाजू बना दिया, वरना आप अपनी कॉपी में पहले विजय की बुक में बना लो, फिर प्रीतम के बना लो, और चाहो तो कॉपी के बीचों बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, इधर विजय इधर प्रीतम, जैसे तुम्हारी श्रद्धा। पंकज, बाद में कर देना, कोई बात नहीं। ये तो वैसा ही है, वैसा का वैसा ही। बाद में कर देना, बाद में कर देना क्लास के। हो गया, शिफ्ट हो गया पूरी। हाँ बेटा, इस पेज की चारों 5 एंट्री लिख लिया आपने, लिखो। ओके, ये रहा नेक्स्ट पेज। जो ऑनलाइन बच्चे जो बैठे हैं बेटा, उनको बोल देता हूं, सबसे पहले जो ऊपर एंट्री हो रखी है उसमें एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम।
और प्रीतम की बुक में है ऊपर ही ऊपर विजय अकाउंट डेबिट टू कैश। सुबह कितने बजे आते हो? सुबह 12 बजे, 12 से 3:30। कर लिया सबने नोट? चले, ये तो था बेटा हमारा दूसरा इलस्ट्रेशन। पहला आप होमवर्क में कर ही लोगे। तीसरा इलस्ट्रेशन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चौथा और पांचवा इलस्ट्रेशन देखेंगे। नहीं, तीसरा करेंगे पहले, चौथा मैं करवाऊंगा। ये देखो तीसरे इलस्ट्रेशन में, ऑन जनवरी 1st 2020 अंकिता सेल गुड्स फॉर ₹5 लाख। अंकिता ने 5 लाख का माल किसको बेचा? भाविका को। एंड ड्रॉ अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। भाविका accepts it and return it to Ankita. On 1st March 2020, Bhavika retires her acceptance under the rebate of कितना परसेंट? 12% per annum. Record these entries in the journal of Ankita and Bhavika. बोर्ड पे समझा दूं बेटे। 1 जनवरी को अंकिता ने माल बेचा। अंकिता की बुक में एंट्री क्या होगी? जनवरी 1 को भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल 5 लाख। तो भाविका की बुक्स में एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता। आपने बिल जो है वो कितने महीने का लिखा होगा? 3 महीने का। तो अंकिता की बुक में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका 5 लाख, और भाविका की बुक्स में अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल ₹5 लाख। इजी हो गया। अब दिमाग लगाओ, देखें अपन ने बिल लिखा कब था? और बिल था कितने महीने का? 3 महीने का। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 2, 3, 4 अप्रैल को पैसे आ जाने चाहिए थे, लेकिन भाविका ने पैसे 1 महीने पहले 1 मार्च को ही दे दिए ना। दिमाग लगाइएगा बेटे, जो 3 दिन जोड़े गए थे वो तो ड्यू डेट के बाद जोड़े गए थे ना। तो अगर कोई व्यक्ति ड्यू डेट से पहले पैसा देने का ऑफर कर रहा है तो फिर हमें वो पैसा अब एक ड्यू डेट को ही मिल सकता था और मैच्योरिटी डेट को ही मिल सकता था। तो जब भी समय से पहले भुगतान किया जाएगा तो अपने को वो जो 3 दिन है उस पर ध्यान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 दिन तो तब दिए जा रहे थे जब वो ड्यू डेट के बाद 3 दिन में पैसा देता। बात समझ में आ गई? तो आप ये मत सोचना कि जो पैसा 4 अप्रैल को दे रहा था वो कब दे रहा है? 1 मार्च। नहीं, वो 3 दिन छोड़ देंगे हम लोग। तो अप्रैल में आना चाहिए था, वो पैसा आया कब? मार्च में। कितना महीना पहले आया? कैलकुलेटर काम में लो जरा। बिल की राशि कितने की है? 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट? 12%। 60,000 हुआ। ये 60,000 तो पूरे साल का हुआ ना, गुणा 1/12। देखो रिबेट आ गई 5,000 रुपए की। तो अंकिता को 5 लाख में से 5,000 रुपए कम मिलेंगे, तो 4,95,000 मिलेंगे। कौन सी डेट को? 1 मार्च। एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000। हम सिर्फ रिबेट लिखेंगे। रिबेट अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिल रिसीवेबल 5 लाख। और भाविका की बुक्स में एंट्री क्या होगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बैंक 4,95,000 टू रिबेट 5,000। बात समझ में आ गई? रिबेट तो 5,000,
तो बैंक 4,95,000। ओके बेटा, इलस्ट्रेशन चौथा भी करेंगे अपन लोग। पांचवा और छठा इलस्ट्रेशन सेम है। एक पार्टी की बुक में एंट्री मांगी है पांचवे इलस्ट्रेशन में, और इसी ट्रांजेक्शन में दूसरी पार्टी की बुक में एंट्री मांगी है विलास की बुक में। पढ़ लो पहले एक बार। On January 1st, 2020, Vilas draws a bill of exchange for rupees 10,000 due for payment after 3 months on Eknath. Eknath accepts it to the bill of exchange. 4th March 2020 को एकनाथ रिटायर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। रिटायर का मतलब होता है ड्यू डेट से पहले भुगतान किया जाना। रिटायर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट? 12%। You are asked to show the journal entry in the books of एकनाथ। और सेम क्वेश्चन में सेम है, एकनाथ विलास है, बस पहले वाले क्वेश्चन में एंट्री एकनाथ की बुक में मांगी है, इसमें एंट्री विलास। कर सकते हो ना क्वेश्चन? तो आपको होमवर्क में मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, तीसरा तो मैंने बोर्ड पे समझा दिया था, कर लेना लेकिन कॉपी में। तीसरा, पांचवा और छठा हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन देखो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के डॉट कतरक। नाम भी ढूंढ के लाते हैं। कतरक की बुक में अपने को क्या करनी है बेटे? एंट्री पास करनी है। तो हम लोग अपने आप को क्या मान लेंगे? कतरक। मान लो कि हमारे व्यापार के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पहला पॉइंट, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु। हम कौन है बेटा? कतरक। हमने एक्सेप्टेंस दी थी क्या बासु को? बेटा जब हम किसी को एक्सेप्टेंस देंगे, यानी हम किसी व्यक्ति का लिखा हुआ बिल स्वीकार करे थे, हमने बासु के पक्ष में कितने रुपए का बीपी स्वीकार किया हुआ था, तो भुगतान भी कितना करना था? 2500 का। डिस्चार्ज बाय अ कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 1000। डिस्चार्ज का मतलब होता है अपन ने भुगतान करके निपटारा किया। 1000 रुपए तो नकद में दे दिए। यार भुगतान कितना करना था और दिया कितना? याद करो, मैंने पहले बताया था कि जब ड्रॉई के पास पूरा भुगतान करने हेतु पैसे नहीं होते तो वह पहले लिखे बिल को डिसऑनर कर देता है ना। तो हमें भुगतान कितना करना था? 2500, लेकिन हमारे पास पूरे पैसे नहीं थे, तो अपन ने पुराने वाले बिल को क्या कर दिया? डिसऑनर। और 2500 के बदले में पार्ट पेमेंट कितना कर दिया? 1000। पक्का? अब बासु हमसे कितना पैसा मांगता है? 1500। एंड अ न्यू बिल, और एक नया बिल बना फॉर द बैलेंस, शेष बची हुई राशि पर प्लस 50 रुपी इंटरेस्ट। और बासु ने हमसे क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट का पैसा भी चार्ज किया। अपने को पॉइंट नंबर फर्स्ट की क्या करनी है बेटे? एंट्री पास करनी है। रेडी है अपन लोग? चलो मेरे साथ साथ लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 4। In the books of कतरक, इन द बुक्स ऑफ कतरक, पहला जो ट्रांजैक्शन था उसमें सबसे पहले क्या हमने बासु के पक्ष में 2500 का बिल स्वीकार कर रखा था? बेटा अगर हम पूरे 2500 रुपए की बीपी का भुगतान कर देते तो एंट्री क्या होती? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया होता, लेकिन हम बीपी का भुगतान नहीं कर सके। तो हमें जो बीपी पहले बुक्स में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहले तो पुराने वाले बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। बीपी अकाउंट डेबिट टू बासु। हमें बासु को वापस से क्या बनाना पड़ेगा? लेनदार। इसलिए एंट्री हुई बीपी अकाउंट डेबिट टू बासु। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। पहले नंबर पॉइंट की ए नंबर एंट्री हो गई बीपी अकाउंट डेबिट टू बासु। अच्छा अपन ने पार्ट पेमेंट के रूप में कितना भुगतान किया? 1000। एंट्री क्या हो गई? बासु अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपीस? 1000। बताइए बासु अब कितना मांगता था बेटा? 1500। उसने हमसे 50 रुपए का क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है, तो हमारा एक्सपेंस हुआ कि इनकम? इसलिए हमारी बुक्स में एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना रुपीस? 50। किसको देंगे इंटरेस्ट? तो बासु को वापस से क्रेडिटर बनाएंगे बेटा। कितना रुपए? 50। 2500 में से 1000 दे दिया, बचे 1500। 50 रुपए का ब्याज लग गया। तो बासु नाम का व्यक्ति हमारा लेनदार
1550 से हो गया ना। हम उसके पक्ष में एक नया बिल क्या कर देंगे, स्वीकार। तो पीपी नया बनकर आएगा कितने रुपए का, 1550। एंट्री होगी बासु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। जरा सी भी तकलीफ हुई क्या? क्यों? क्योंकि सिर्फ एंट्री बनानी है बेटा। पॉइंट पढ़ो, एंट्री बनाने की कोशिश करो, सवाल पूरा हो जाएगा। लिख लिया? नंबर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। पढ़ो, देखें मेरे साथ साथ पढ़ो। G. Gupta's acceptance for ₹4,000, which was endorsed by Katrak to M. Mehta, was dishonored. Mehta paid ₹20 noting charges. Bill withdrawn against check. Bill withdrawn against check को छोड़ दो तुम तो। अपन कौन है इस क्वेश्चन में? किसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ था? जो कि कतरक ने किसके फेवर में एंडोर्स कर दिया था? याद है, ए को बी से बिल मिला था और बी ने किसके पक्ष में एंडोर्स कर दिया था? सी। सी ने पैसे किससे मांगे होंगे? बी से। पहले पैसे बी से मांगे होंगे ना। बी ने कहा पैसे, सबसे पहले सी ने नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किया होगा और सारा फर्जी बिल किसको ट्रांसफर कर दिया? ए पैसे किससे मांगेगा? बी से, और देगा किसको? सी को। याद है, बी से लेना है, सी को देना है। तो मैं यहाँ पर कतरक बन जाऊंगा बेटा। मेरे को बिल किससे मिला था? जी गुप्ता से। मैंने किसको दे दिया? मेहता को। मेहता ने पैसे किससे मांगे? जी गुप्ता से। जी गुप्ता ने पैसे, मेहता ने सबसे पहले 20 रुपए का क्या पे किया होगा? नोटिंग चार्ज। मेहता ने बिल किसको दे दिया? कतरक को। और कतरक ने किसको दे दिया? जी गुप्ता। यानी नेट में कतरक को जी गुप्ता से पैसे लेने की एंट्री करनी है और एम मेहता को पैसे देने की एंट्री करनी है। तो एम मेहता को पैसा लेना किससे? तो जी गुप्ता को क्या बना दे? डेटर। और देना किसको है? एम मेहता को। तो एम मेहता को क्या बना दे? क्रेडिटर। तो बिल की राशि कितनी और नोटिंग चार्ज कितना? एंट्री लिखो। नंबर 2, ए नंबर 1, जी गुप्ता से पैसा लेना है। तो जी गुप्ता डेबिट टू एम मेहता। हमें 4020 रुपए ही तो किससे लेने थे? जी गुप्ता से। और 4020 रुपए ही किसको देने थे? एम मेहता को, जिसकी एंट्री अपन ने कर दी। ठीक है बेटा, आगे चलते। आगे की लाइन देखो क्या लिखी है। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। बिल किसने विड्रॉ किया? मैंने वापस विड्रॉ कर लिया ना, क्योंकि मैंने बिल किसको दे दिया था? मेहता को। मेहता ने बोला पकड़ तेरा बिल, किसी काम का नहीं। मैंने कहा लो भाई नेताजी मेरे को क्या दे दो, मेरा बिल वापस दे दो। और मैंने उसके बदले में क्या इशू कर दिया? चेक। बेटा मैंने चेक किसको इशू किया होगा? एम मेहता को, क्योंकि मेरी तरफ से तो पैसा एम मेहता को जाना ही था ना। अगर मुझे पैसे एम मेहता को देने थे तो मैं या तो उसका बिल एंडोर्स कर दिया होता, और अगर एंडोर्स नहीं किया होता तो पैसे यूं दिया होता। मेहता को पैसे किससे मिल गए होते अगर, तो क्या मेहता मुझसे पैसे दोबारा मांगता क्या? अब जी गुप्ता से पैसा, तो मुझे अभी भी पैसे किसको देने थे? मैंने अपनी लायबिलिटी क्या देकर चुका दी बेटे? चेक। किसको दिया मैंने चेक? एम मेहता को। एंट्री लिखो, एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक। एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4020। तो अभी मुझे केवल पैसा लेना किससे बाकी रह गया है? जी गुप्ता से। जब कभी जी गुप्ता मुझे मेरे पैसे दे देगा मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जी गुप्ता। अभी फिलहाल मेरे को जी गुप्ता से किसी प्रकार कोई पैसा नहीं मिला। बात समझ में आ गई? नंबर नेक्स्ट देखो। डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर रुपीज drawn on him by कतरक for a discount of ₹10। हमने डी दलाल पर बिल लिखा था कितने रुपए का? दलाल ने वो हमें 10 रुपए की छूट पर समय से पहले ही भुगतान दे दिया।
तो हमारी बुक्स में पैसे आने की एंट्री होगी ना बेटा। अभी भी सिखाया था आपको मैंने, एंट्री बनाओ, देखिए अभी भी सिखाइए। बिल को जब डिसओवर रिटायरमेंट हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट 1990, हमें रिबेट कितनी देनी पड़ी, तो रिबेट डेबिट 10 रुपए। दलाल लिखूं या बीआर लिखूं? दलाल क्यों नहीं आया, क्योंकि दलाल तो जैसे ही मुझे बिल मिला होगा, मैंने बीआर अकाउंट डेबिट टू दलाल करते ही दलाल का खाता क्रिएट करके क्लोज कर दिया था ना, इसलिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1990, रिबेट अकाउंट डेबिट 10 टू बीआर 2000। Am I clear बेटा? नंबर नेक्स्ट, Katrak's acceptance to Patel for ₹5,000 discharged by, बेटा ये गलत लिखा हुआ है पटेल, अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, ये गलत लिखा हुआ है। Katrak acceptance to Patel for ₹5,000 discharged by Katrak by transferring him Modi's acceptance to Katrak for a similar amount। थोड़ा और आसान बनाता हूं, किसकी एक्सेप्टेंस है, किसके पक्ष में, कैन आई से कि कतरक ने पटेल के फेवर में एक बिल्स पेएबल 5,000 का स्वीकार किया हुआ था, यानी कतरक के पुस्तकों में 5,000 की बीपी नाम की लायबिलिटी खड़ी है। इस लाइन को पढ़ो, देखिए, मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक, मोदी ने स्वीकृति किसको दी है, मतलब कतरक ने बिल लिखा होगा जिसे मोदी ने क्या कर लिया होगा। तो कतरक के पास 5,000 का बीपी भी खड़ा था, जिसका भुगतान उसे किसको करना था, कतरक के पास मोदी का स्वीकार किया हुआ 5,000 का बीआर भी पड़ा था, जिससे उसे पैसा किससे लेना था, मोदी से। मतलब मुझे 5 का पेमेंट भी करना है और 5 का पैसा लेना भी है। मैंने दिमाग क्या लगाया होगा बोलिए, मैंने पटेल से कहा, पटेल मैं तुझे पैसे देने नहीं आऊंगा, मोदी तू मेरे को पैसे देने मत आना, पटेल तुम्हें पैसा किससे मिल जाएगा, मोदी तुम पैसे किसको दे देना, पटेल को। बात समझ आ गई। ये लाइन थोड़ी सी यहाँ मिसप्रिंटिंग है बेटा, पटेल नहीं आएगा, बाय कतरक आएगा। कतरक ने कैसे किया अपनी लायबिलिटी का भुगतान, पटेल को ट्रांसफर कर दी मोदी से मिली हुई बिल की एक्सेप्टेंस। ओके, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर मैं अलग अलग काम करता, मैं ये ट्रांसफर नहीं किया होता, तो मैं 5,000 रुपए की बीपी का पेमेंट करता, एंट्री क्या होती, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 5,000 का बीआर का पैसा आया होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, ना पैसा गया ना पैसा आया, लेकिन फिर भी मुझे अब बीपी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और ना ही मुझे बीआर का पैसा आएगा। तो बीपी नाम की लायबिलिटी को डेबिट कर दो और बीआर नाम की एसेट को क्रेडिट कर दो, काम हो जाएगा ना मेरा। एंट्री क्या होगी, बनाओ देखिए, दिमाग, हाँ, बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर। अच्छा, इसकी 2 एंट्री होती है अगर अलग अलग, अगर मैं पटेल को बीपी का पेमेंट दिया होता तो क्या एंट्री होती, कितने रुपए की, 5,000 की, और मोदी से मुझे पैसे मिले होते, बीआर बेटा आराम से रिलैक्स होके बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, ना तो पैसे गए ना ही पैसे आए, तो एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर बनी ना बेटा। मतलब कि जब हम हमारी संपत्ति को किसी बीपी का भुगतान करने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमें बीआर नाम की संपत्ति को भी खत्म करना पड़ता है और बीपी नाम की लायबिलिटी को भी खत्म करना पड़ता है, इसलिए एंट्री हुई बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर। कर लिया बेटा, ये तो था हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन, नंबर 14। एक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, मतलब एमसीसी की बुक में क्वेश्चन नंबर 15 और आईसीए मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3।
ये देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। पहले अपन किसकी बुक में एंट्री कर रहे थे? तो अपन क्या बने थे? कतरक। अब हम क्या बनेंगे? तो बेटे मैं हूं डॉन, ठीक है। मुझे आपको एंट्री बतानी है कि डॉन की बुक में एंट्री क्या होगी। ध्यान से पढ़िएगा। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन। बॉब ने किसको सूचना दी कि रेज एक्सेप्टेंस फॉर ₹3000 हैज बीन एंड नोटिंग चार्जेस आर ₹40। यार बॉब को क्या पड़ी है कि वो डॉन से कहे कि रे का बिल डिसऑनर हो गया? करेक्ट। डॉन को बीआर मिला होगा रे से, उस बीआर को डॉन ने किसके पक्ष में एंडोर्स कर दिया? तो बॉब ने किससे पैसे मांगे होंगे? अरे दिमाग लगा के बोलना। बॉब ने किससे पैसे मांगे होंगे? रे से। और रे ने बोला भग जाए, ऐसे कोई पैसे वैसे। बात समझ में? बताइए, डॉन को पैसा लेना किससे होगा और देना किसको? वह रे से कितने पैसे लेगा? 3000 प्लस 40, यानी 3040। डॉन पैसे किसको देगा? 3040। डॉन को पैसे लेने हैं रे से, देने हैं बॉब को। रे अकाउंट डेबिट टू बॉब। एक व्यक्ति देनदार बना, दूसरा व्यक्ति लेनदार। बात समझ में आ गई? लिखो बेटे, हेडिंग डालना क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। इन द बुक्स ऑफ डॉन। ठीक है, फर्स्ट वाले की ए नंबर एंट्री। हमें पैसा किससे लेना था? रे से। और देना किसको था? बॉब। तो रे अकाउंट डेबिट टू बॉब। 3040, 3040। देखो बेटा आगे, बॉब जो कि हमसे 3040 रुपए मांगता था, हमने उसे 1000 रुपए का पेमेंट किसमें कर दिया? कैश। चलो क्वेश्चन पढ़ते जाओ, एंट्री बनाते जाओ। हमने पैसा किसको दिया? बॉब को। बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? ₹1000। क्या बॉब हमसे केवल 2040 ही मांगता है? ये हो गई बकाया राशि। आगे क्या बोलता है? एंड द बैलेंस, 3040 में से 1000 गया तो बैलेंस 2040 बचा होगा। एज बिल, उसका बिल बना दो। एट 3 months, एट इंटरेस्ट ऑफ कितना परसेंट? तो अब हमें सबसे पहले बॉब को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। बता, डॉन को अगर इंटरेस्ट देना पड़े तो डॉन के लिए खर्चा हुआ ना, तो डॉन की बुक में एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब। अब जैसे ही मैं कहता हूं कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अपने को एंट्री याद करने की जरूरत पड़ती है क्या? दिमाग चलेगा कि भाई हमारे को इंटरेस्ट देना है तो खर्चा है, तो इंटरेस्ट डेबिट होगा और हम देंगे किसको? तो बॉब को क्रेडिट करेंगे। बेटा बकाया राशि कितनी थी? 3040 माइनस 1000। 2040 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का बिल? 3 महीने का बिल। 51। तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 51 रुपए का। तो 3040 में से 1000 चले गए थे, तो बचे 2040 प्लस 51 रुपए का ब्याज, यानी नया बिल 2091 रुपए का बनेगा। कौन बनाएगा ये बिल? डॉन। बीपी हो जाएगा उसके लिए। बॉब अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेड। एक्चुअली बेटा बॉब बनाएगा जिसे डॉन स्वीकार करे, इसलिए एंट्री होगी बॉब अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेड। देखो बेटा बॉब की कहानी खत्म हो गई ना इधर। अभी अपने को पैसा किससे लेना बाकी है? देखो रे क्या बोल रहा है, रे की भी सुनो। रे बोलता है डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस। डॉन ने, जो रे ने उसको स्वीकृति दी थी, वो मान ली कि रे उसे पैसे कितने महीने बाद देगा? कितने इंटरेस्ट के साथ? 12% इंटरेस्ट के साथ। तो पहले डॉन द्वारा ब्याज किससे मांगा जाए? रे से।
बेटा रे से जब हम ब्याज मांगेंगे तो हमारी इनकम होगी कि एक्सपेंस होगी? किससे लेंगे ब्याज? तो रे को डेटर बनाया जाए, रे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अच्छा देखो बेटे ध्यान से, बॉब अपने से कितना मांगता था? क्या हमने पार्ट पेमेंट में 1000 का भुगतान कर दिया था? तो ब्याज की राशि किस पे निकाली थी? बची हुई राशि 2040। क्या रे ने हमें कुछ पार्ट में पैसा दिया है क्या? तो हम तो ब्याज पूरे 3040 पे निकालेंगे। 3040 12%, 2 माह की अवधि, 12% ही था ना? देखो कितना है, 60.8 आया होगा, यानी कि 61 रुपए आ गया राउंड ऑफ करके। 60 रुपए 80 पैसे आया आपके कैलकुलेटर पे, तो राउंड ऑफ अपन ने कर दिया बेटा, ये हो गया 61 रुपए। अच्छा रे से हम पहले से कितने मांगते थे? तो पहले भी वो डेबिट बैलेंस था, अभी भी वो डेबिट बैलेंस 61 रुपए से, तो 3101 रुपए हम मांगेंगे ना बेटा। हमें रे से क्या मिल गया? बीआर। एंट्री बोलिए, बीआर अकाउंट डेबिट टू रे, बीआर अकाउंट डेबिट टू रे 3101। आई बेटा बात समझ? एंट्री हो गई बीआर अकाउंट डेबिट टू रे। नोट कर लिया सभी ने? मेरे साथ साथ नोट कर लिया करो बेटा। हो गया नोट? चलो ये तो हो गया बेटा पहला नंबर पॉइंट। अब देखो पॉइंट नंबर सेकंड, जेम्स ओज डॉन ₹3200। बेटा इसे कहते हैं सेमी कॉलन, कॉमा के ऊपर डॉट लिखा हुआ है ना, इसे कहते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का तात्पर्य होता है जब दो अलग अलग वाक्य को आपस से संबंधित दिखाना हो ना, तो उन दो वाक्यों के बीच में सेमी कॉलन लगा दिया जाता है। ठीक है, पहला सेंटेंस है जेम्स ओज डॉन ₹3200। जेम्स डॉन का 3200 से ऋणी था। ऋणी मतलब कि जेम्स की तरफ से पैसा किसको दिया जाना था? डॉन को। जैसे मैंने कहा मैं आपका ऋणी हूं, कि मैंने आपसे लोन लिया हुआ है, समझ गए? मैं कहूं आप मेरे ऋणी हो, मतलब आपने मुझसे लोन लिया है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर कौन ऋणी है? जेम्स। ओ का मतलब होता है ऋणी होना। जेम्स ओज डॉन, जेम्स डॉन का ऋणी है 3200। एक बात हो गई बेटा। He sends Don's own acceptance in favor of Ralph. डॉन ने अपनी स्वीकृति किसको भेजी हुई थी? राल्फ को। डॉन ने किसके पक्ष में स्वीकृति दी हुई है? तो डॉन ने बिल स्वीकार किया होगा, यानी डॉन ने बीपी स्वीकार किया होगा। आगे फिर क्या लग गया देखो, सेमीकोलन, और फिर आगे क्या लिखा? इन फुल सेटलमेंट। दो वाक्य थे। मैं डॉन, मैं कहता हूं जेम्स मेरा ऋणी है, जेम्स मेरा ऋणी है, और मैं कहूं मैंने राल्फ के फेवर में एक बिल्स पेबल स्वीकार किया हुआ है 3160। अब दो वाक्य हो गए। मुझे पैसा लेना किससे है और पैसे देने किसको? मैंने दिमाग ये लगाया, जैसे पटेल और मोदी वाला क्वेश्चन था ना, मैंने दिमाग ये लगाया कि मैं जेम्स से पैसा लूंगा नहीं और मैं पैसे राल्फ को दूंगा नहीं।
मैंने जेम्स से कहा, जेम्स मेरे घर पर पैसे देने की जरूरत नहीं है, जाओ मेरे को पैसे देने के बजाय राल्फ को पैसे देकर आ जाओ। राल्फ को पैसे कितने देने थे और मुझे लेने कितने थे? तो जेम्स 3160 तो किसको देता? राल्फ को, और 40 रुपए बचे हुए मुझे देता बेटे। लेकिन आगे क्या लिखा है? इन फुल सेटलमेंट, यानी कि अब मेरे उसके बीच में किसी प्रकार का कोई सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने जेम्स को 40 रुपए का क्या दे दिया होगा? डिस्काउंट। बात समझ में आ गई? अब बनाएंगे एंट्री। दिमाग लगाओ, क्या मेरी तरफ से अब भविष्य में राल्फ के फेवर में जो मैंने बिल स्वीकार कर रखा था, क्या उसका मुझे पैसा देना पड़ेगा? क्या मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? लायबिलिटी का बैलेंस था बेटे क्रेडिट, अब मैं उसे क्या कर दूंगा? डेबिट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 3160। क्या मुझे जेम्स को डिस्काउंट देना पड़ा? अब छोटा सा प्रश्न है, पटेल वाले क्वेश्चन और मोदी वाले क्वेश्चन में तो मैंने क्या लिखा था? बीपी और टू बीआर लिखा था। यहां पर देखो बेटा, मैंने बीपी तो लिख दिया, दिमाग लगाओ, टू जेम्स लिखूं या टू बीआर लिखूं? जिनको भी लगता है जेम्स, सोच के समझ के विचार कीजिए कि जेम्स आएगा क्या। आपको लगता है नहीं जेम्स नहीं आएगा, तो सोचो बीपी क्यों आएगा। सोचो, जेम्स आएगा पक्का? बीआर क्यों नहीं आया? जेम्स को डिस्काउंट दिया तो हाँ? नहीं नहीं, वो कारण नहीं है। नहीं वो ठीक है बेटा, मोदी भी तो पटेल को ही दे रहा था। नहीं समझे क्या मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर भी तो मैंने मोदी से ही कहा था कि मुझे पैसा मत देना, किसको दे देना? पटेल को। तो मैंने एंट्री क्या करवाई थी? बीपी टू बीआर। यहां पर देखो, मैंने जेम्स से कहा पैसे मुझे मत देना, किसको दे देना? राल्फ को। तो बीपी डेबिट हो गया, डिस्काउंट डेबिट हो गया। जेम्स क्यों आया, बीआर क्यों नहीं आया? दीपक नाम है तेरा, और ये मंजीत। मैंने मंजीत को भी माल बेचा है और दीपक को भी माल बेचा है। मेरे को मंजीत पर तो पूरा विश्वास है कि ये मुझे मेरे पैसे जरूर लौटा देगा। दीपक नया खिलाड़ी है, इसको मैंने पहली बार माल बेचा है, मेरे को इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं था। तो मैंने एंट्री पास करी, मंजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सुनिएगा ध्यान से क्या बोला मैंने, मंजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हो गई एंट्री। मैंने मंजीत पर बिल नहीं बनाया, लेकिन मैंने बिल किस पे बना लिया? बीआर अकाउंट डेबिट टू दीपक। दीपक का अकाउंट गायब हो गया ना। अब जब मुझे दीपक से पैसे मिलेंगे तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, और मंजीत से मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मंजीत। क्यों? यहाँ बीआर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने बीआर बनाया ही नहीं था। यहाँ बीआर क्यों आया? मैंने बीआर बनाया। बात समझ में आ गई क्या? क्या प्रश्न में मैंने ये लिखा था कि जेम्स जो है उसने डॉन का बिल स्वीकार किया हुआ है? नहीं लिखा था ना, लेकिन वहां लिखा हुआ था मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक। क्या लिखा हुआ था? अच्छा एक बार इसको पढ़ो, देख इस लाइन को। डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस, डॉन ने अपनी स्वीकृति किसको दे दी थी? यानी डॉन ने सिंह के पक्ष में 4500 का बिल स्वीकार कर लिया था। तो बीपी नाम की लायबिलिटी खड़ी थी बेटा। बाय एंडोर्सिंग, डॉन ने क्या किया? सिंह को पैसे देने की बजाय एक बिल क्या कर दिया? एंडोर्स। किसका बिल एंडोर्स कर दिया? जॉन्स एक्सेप्टेंस। मतलब जॉन ने अपनी स्वीकृति दी थी, मतलब हमने बीपी भी लिखा हुआ था और हमारे पास बीआर भी आया हुआ था। लेकिन क्या कहीं पर लिखा है कि जेम्स की स्वीकृति थी डॉन को? इसलिए अपने को बीआर की जगह क्या लिखना पड़ेगा बेटा? टू जेम्स। क्या रीजन समझ में आ गया? डिस्काउंट दें और चाहे ना दें, बीआर तब आएगा जब अपन ने बीआर लिखा हो, बीआर नहीं आएगा जब हमने बीआर नहीं लिखा हो। बैंक टू बीआर दीपक वाले केस में होगा, बैंक टू मंजीत मंजीत वाले केस में होगा। बात समझ में आ गई? कर लिया नोट आपने? नंबर नेक्स्ट पढ़ो, देखिए मेरे साथ वापस। डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह ऑफ ₹4000
500। डॉन ने अपनी लायबिलिटी 4500 की कैसे सेटल करी? बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर ₹4,450 इन फुल सेटलमेंट। दिमाग लगाओ बेटा। मुझे अगर अलग से पैसे देने होते तो मैं एंट्री क्या करता? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 4500 किया होता। मुझे अगर बिल का पैसा आता जॉन से तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर किया होता, लेकिन 4450। ना तो मैंने पैसे दिए हैं और ना ही मैंने पैसे लिए हैं। मैंने रिक्वेस्ट किससे करी? सिंह से। मैं कहा सिंह मैं तुझे 4500 रुपए नकद में नहीं दूंगा, तो मेरे स्थान पर पैसा किससे ले लेना? लेकिन यार जॉन से इसलिए ले लेना क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने थे 4450, पर मैं तुझे 50 रुपए और ऊपर के नहीं दूंगा, क्या तू मुझे डिस्काउंट दे देगा? सिंह ने बोला दे दूंगा। कैसे पता चला? फुल सेटलमेंट लिखा है कि नहीं लिखा? फुल सेटल मतलब अंतिम निपटारा। अब हमें ना सिंह को कोई पैसा देना है और ना ही हमें जॉन से कोई और पैसा लेना है। तो बताओ बेटे हमारी लायबिलिटी कितने की कम होगी और संपत्ति कितनी की कम होगी? तो नेट में 50 रुपए का फायदा होगा ना हमारे को। एंट्री बनाओ, बोलो देखें। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 4500, बीआर कितने का जाएगा? 4450। और क्या हमें 50 रुपए की छूट मिलेगी बेटा? टू डिस्काउंट कितना रुपए? 50। आ गई बात समझ? अच्छा एक कहानी उल्टी होती तो बीआर होता 4600 का, तो अपन एंट्री करे हो कि बीपी अकाउंट डेबिट 4500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बीआर 4600। समझ आ गई? लास्ट एंट्री पढ़ो देखें। रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट। इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 6%। बेटा हमने रे के ऊपर जो बिल लिखा था वो कितने महीने का लिखा था? और रे ने तो हमारे को पैसे कितने महीने पहले दे दिए? तो हम रे से कितने पैसे मांगते थे? देखो 3101। ये पैसे हमें कितने महीने बाद आते? कितने महीने बाद ही आ गए, तो हमें 1 महीने की छूट देनी पड़ेगी इसको। मतलब हमारी बुक्स में रिबेट नाम का खर्चा आएगा बेटा। एंट्री बोलिए। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छे से बोलो सर। रिबेट अकाउंट डेबिट। अच्छा टू रे लिखूं या टू बीआर लिखूं? हाँ टू बीआर 3101। अच्छा बिल की राशि है 3101 और हम उसे ब्याज की जो छूट दे रहे हैं वो 6% दे रहे हैं। और कितने महीने पहले का बिल है? 1 महीने पहले का बिल है ना बेटा, पक्का? तो 3101 गुना 6/100 गुना 1/12 बराबर 15 पॉइंट, तो 16 रुपए हो गया राउंड ऑफ करने पे। 16 रुपए को अपन डिस्काउंट दे देंगे और हमारे पास पैसा 3085 रुपए आ जाएगा। ओके चलो रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर 3101। ऑल क्लियर बेटा? तो आज आपको मैंने कितने इलस्ट्रेशन कराए? इलस्ट्रेशन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आप घर से कर लाओगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा दिया? तीसरा। समझ में आए क्या? घर जाके इन्हीं प्रश्न को एक बार वापस से क्या करना? रिवाइज। कल हम इससे आगे के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है बेटे? आज आपका पहला दिन है क्लास में। क्या नाम है आपका? राहुल। तो ये चैप्टर तो कुछ कुछ ही समझ में आया होगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे 11वीं कक्षा में भी नहीं था ये चैप्टर। था क्या 11th क्लास में? अच्छा बीकॉम फाइनल में हो? ओहो। तो आप
इंटर हो जाती सीधे फाइनल के बाद सीधे। अभी बीकॉम का पेपर दोगे या सेकेंड ईयर पेपर दिया है? बीकॉम फाइनल का पेपर देना है, कब होगा? इस जून में। तो तुम बीकॉम पास होते सीधे इंटर में एडमिशन क्यों ले लेते? हो गया आपका आर्टिकलशिप? उसमें कोई कंपल्सरी थोड़ी है कि आर्टिकलशिप पहले होना जरूरी है, आप सीधे बीकॉम से भी तो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से कोई प्रोविजन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है शायद। हो गया प्रोविजन चेंज हो गया वो कोई। बाकी एक बार और चेक कर लेना, फालतू में टाइम करते हैं बेटा। ये इसमें पूरा हो जाएगा, अभी जो एग्जाम आएगा ना अभी जून को लगेगा पेपर, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर पेपर अंग्रेजी में आया अंग्रेजी में देंगे, अगर हिंदी में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। इंग्लिश में पेपर सारा का सारा किस में आया? अकाउंट्स का इंग्लिश में। पेपर पूरा किस में आता है? इंग्लिश में। हिंदी बन के नहीं आती, इसीलिए मैं आपको किस में करवा रहा हूँ। अपने को आंसर आप किस में लिखना? हिंदी में लिखना, समझ गए? पेपर आपका किस में आएगा? अच्छा, ऐसा नहीं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में आप लिखो चेक निर्गमित किए परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, ऐसा नहीं। आप लिख सकते हो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन एक्चुअली क्या है बेटे, ये हिंदी इंग्लिश का लफड़ा ये है कि जब आप पेपर अपना एग्जाम फॉर्म भरोगे ना, तो वहां पर आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप पेपर इंग्लिश में लिख के आएंगे कि हिंदी में। अगर आपने लिख दिया इंग्लिश में कि मैं इंग्लिश में लिख कर आऊंगा, और अगर आप पेपर का सोल्यूशन किस में लिख कर आ गए, आपका लॉ का या उसका जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है, अगर आप लिख कर किसमें आ गए? हिंदी में, तो आपका कॉपी चेक ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी कॉपी किस टीचर के पास गई होगी? जो इंग्लिश में चेक करेगा। अब उसको हिंदी आती नहीं, आप करके आ गए मैं हिंदी में करूंगा, और आप आंसर किसमें देकर आ गए? अंग्रेजी में। तो आपकी कॉपी किसके पास गई होगी? हिंदी चेक करने वाले में। उस समय ध्यान रखिएगा ओमार शीट भरते टाइम, पेपर का फॉर्म भरते टाइम, कि आपने पेपर किसमें चेकअप भरना है, इंग्लिश में या हिंदी में। सोल्यूशन, अब थ्योरी का आंसर आया ना, तो थ्योरी आप किसमें देकर आएंगे? अगर आप पेपर हिंदी में ऑप्ट किए हैं तो किसमें देकर आएंगे? और ये एंट्री तो ऐसे लिखेंगे क्या? प्राप्य बिल अकाउंट डेबिट, छूट खाता डेबिट, ऐसे थोड़ी करेंगे। ये तो एक्सेप्टेबल ही है ना अकाउंटेंसी में। चलो कल मिलते हैं। ओके।